यू सिंड्रोम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे जितने भी एग्जाम हैं मोस्ट प्रोबेबली सब में ही हमें प्रीलिम्स हो या मेंस हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, पंजाब पीसीएस हो, यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, हमें सब जगह इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ नहीं डाली है, वो आपको लूसेंट या अरिहंत वगैरह से मिल जाएगा। मेरा जो टॉपिक का आज का जो सोर्स है, मैंने एनसीईआरटी ली है, क्लास 12 की जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा की, उसको मैंने अपना सोर्स बनाया और उसी से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इस टॉपिक के जरिए हम बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक का जो हम हेडिंग देखते हैं और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की टेलीग्राम चैनल पे हमारा ग्रुप बन गया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ईमेल आईडी भी डाल दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे कवर करूं, वीडियो को बनाऊं, एजुकेशन रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे उस ईमेल पे बता सकते हैं। उसमें आप अपना नाम और ईमेल, अपना फोन नंबर जरूर ऐड कर देंगे और टॉपिक का नाम। इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। सबसे पहले मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा दिया था। जो हमारा 1857 का रिवॉल्ट था, उस समय मैंने बताया था कि मूवमेंट जो है क्यों होता है, जब हमें चेंज चाहिए होता है। किस चीज में चेंज चाहिए? एग्जिस्टिंग जो सोसाइटी, एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर चल रहा है सोसाइटी में, उसमें चेंज हम चाहते हैं तो हम उसे मूवमेंट कहते हैं। इसका पहला पार्ट है सोशियो, देन है रिलीजियस। तो सोशियो क्यों? तो कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी की जो सोसाइटी थी वो सफोकेट कर रही थी। देयर वाज सम काइंड ऑफ अ रीजन कि उस समय की हर तबके के लोग जो थे वो सफोकेट कर रहे थे। किसकी वजह से? ठीक है, आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स की वजह से, बट क्या कहीं हम इंडियंस का हाथ नहीं था? हम यही देखेंगे किस तरीके से हम इंडियंस, खुद एक इंडियन दूसरे इंडियन के प्रति किस तरीके से हमारा व्यवहार था और किस तरीके से जो अपर इंडियन था, अपर क्लास था, वो जो हमारा लोअर क्लास था उसको कैसे डोमिनेट कर रहा था। वुमेन की कंडीशन क्या थी। इवन हम आज की सेंचुरी भी बात करें, 21st सेंचुरी को भी अगर आप 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी को रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें, समानताएं देखने को मिलेगी। और फिर आपका जो ये प्रोवर्ब सुना है हम लोगों ने कि हिस्ट्री रिपीट्स हिस्ट्री, कहीं ना कहीं इस पे यकीन होने लगेगा। हम इस टॉपिक, और दूसरा हमारा पॉइंट जो है रिलीजियस। रिलीजन आज भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को में एक ओपियम के जैसा काम कर रहा है, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। उन्होंने कैपिटलिज्म के संदर्भ में कहा था, बट ये रिलीजन आज की सोसाइटी में किस तरीके से ओपियम बन गया। आज हम देखते हैं 21st सेंचुरी में, अभी कोविड के टाइम पे आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं, किस तरीके से एक सब वेजिटेबल्स वेंडर को दूसरे कॉलोनी के लोग, जो रिलीजन के लोग हैं, वो उनसे सब्जी नहीं खरीदते, उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। आए दिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो हमारे रिलीजन के नाम पे कहीं ना कहीं किसी दलित के साथ छेड़खानी की जा रही है या उनके साथ मिसबिहेव व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कई जगह हमने देखा, अभी जो मूवमेंट चल रहे थे वुमेन के टेम्पल एंट्री का, ये सारी चीजें आज भी हमारी सोसाइटी में रिलेवेंट हैं। तो हमें क्या चाहिए आज की सोसाइटी में? इस सोसाइटी को किस तरीके से हम बदल सकते हैं? हमें कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय जैसे पर्सनैलिटी की जरूरत है। ठीक है, हम आज की जो सोसाइटी है, हम गांधी के बारे में बात करते हैं, नेहरू के बारे में बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं कि देयर वाज अ वन पर्सनैलिटी जिन्होंने सपना देखा था एक न्यू इंडिया का, एंड हिज नेम इज राजा राम मोहन राय, जिन्होंने न्यू इंडिया का सपना देखा। और वो न्यू इंडिया के सपने को मैं कोशिश करूंगी कि हम सब मिल करके उस न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने की कोशिश करें। बिकॉज इवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे ऊपर है। हमें अपने सोसाइटी को, अपनी जो इंडिया है उसको किस तरीके से ग्लोरियस, जो है, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था और जो फिर एक स्लेव बन गया, और आज भी हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे जो बिहेवियर है हमारी सोसाइटी के, जो लोगों के जो टॉलरेंस पावर बहुत बढ़ गए हैं, किस तरीके से सोसाइटी में जो रिलीजन के नाम पे मारपीट हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं आए दिन, किस तरीके से हमें इसको बदलने की जरूरत है। तो मैं ये कहूंगी कि हमें इंसान, तो जब हम पैदा होते हैं तभी हम इंसान बन जाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन बनने की जरूरत है। सिर्फ एजुकेशन के जरिए ही है जो हम इस सोसाइटी को बदल सकते हैं, बट एजुकेशन के साथ साथ हमें वैल्यू भी अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन, गांधी जी ने भी ये चीज कही है कि एजुकेशन विथ वैल्यू हैज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। इस चीज को हम देखेंगे। विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले इसको मैंने दो भाग में डिवाइड किया है, रीजन ऑफ दिस मूवमेंट एंड राजा राम मोहन राय। रीजन की हम बात करें तो किसी भी चीज के, चाहे वो कोई भी विद्रोह हो, कोई भी मूवमेंट हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो आग लगी हुई होती है, तभी वहां से हम बोलते हैं ना कि आग लगी होगी तभी तो चिंगारी निकल रही है या धुआं निकल रहा है। तो इस समय की सोसाइटी कैसी थी? इस समय की सोसाइटी
जो है बिल्कुल ब्लाइंड थी, बैकवर्ड सोसाइटी थी। हम जो थे बिल्कुल वेल्थ वाइज तो हमारे स्ट्रांग था, बट कहीं ना कहीं वो वेल्थ भी हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म हो गया था। और दैट वाज द रीजन कि हम स्लेव बन गए। एक जो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ने इतने बड़े इंडिया पे दबदबा कर लिया, इतनी बड़ी इंडिया को 200 सालों तक गुलाम बना के रखा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी थी। हम एक यूनिटी जो थी हमारे बीच में, वो एब्सेंस थी। नेशनलिज्म की फीलिंग जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर थी, वो एब्सेंस थी। तो इस तरह से इस चीजों का फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और इंडिया को स्लेव बना दिया गया। सो हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में जो है कुछ महान लोग थे जिन्होंने देखा, सोसाइटी की चीजों को देखा और उसको एनालाइज किया। कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी उन्हें, जो हमारे मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल थे, उनको वेस्टर्न एजुकेशन के जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आंखों को, एक नजरियों को जो है बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि हमारी सोसाइटी में इतनी सारी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हम गुलाम हैं और बने रहेंगे जब तक उन चीजों को हम जड़ से खात्मा नहीं करेंगे। एंड दिस इज वेयर वी फाइंड वन ऑफ द वेरी famous personality and very important personality, and the name of that personality is Raja Ram Mohan Roy. So राजा राम मोहन रॉय के हम रोल के बारे में देखते हैं कि क्या था। हाँ, इसमें बहुत सारी पर्सनालिटी है, बट आज की वीडियो में मैंने सिर्फ राजा राम मोहन रॉय को ही कवर किया। इसके अलावा जो हमारे और जो पर्सनालिटी है, देवेंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारी टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। सो हमारा सबसे पहला जो है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय का पहला पॉइंट लिखा, फर्स्ट ग्रेट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम इन्हें फर्स्ट ग्रेट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ही वॉज द पर्सन हु वॉज लिविंग इन द सोसाइटी, 19th सेंचुरी सोसाइटी, एंड ही नोज द रीजन कि उस समय की सोसाइटी किस तरीके से सफर कर रही है, एंड विद द रीजन ही इज हैविंग ऑल्सो द सॉल्यूशन। सो ये कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो क्यों आज इस तरीके से सफोकेट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो करप्शन जो कास्ट के नाम पे चल रहा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो कर ही रही थी करप्शन, वेल्थ वाइज एक्सप्लॉइट कर ही रही थी, बट सोसाइटी का एक्सप्लॉइटेशन कौन कर रहा था? हम खुद कर रहे थे। वी इंडियंस, हम अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जो पॉपुलर रिलीजन थे वो कहीं ना कहीं पूरे सुपरस्टिशियस चीजों से भरे हुए थे, और जो इग्नोरेंट प्रिस्ट थे, करप्ट प्रिस्ट थे, वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अपर क्लास थी वो भी बहुत ही अपने सेल्फ के लिए कहीं ना कहीं सोशल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर रही थी। सो इस तरह के इन्होंने कुछ रीजन दिए कि हमें जो हमारा इंडिया है वो कहीं ना कहीं, हमारी जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं सफोकेट कर रही है। देन ही टॉक कि सॉल्यूशन इसका क्या होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि कंट्री जो है, कंट्री को मॉडर्निज्म, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को जब हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारी आंखें खुलेगी और हमें जो हमारी सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे सती प्रथा, वुमेन को सप्रेस करना, दलितों को सप्रेस करना, ये सारी चीजों को हमारी जो नजरिया होगा वो बदलेगा। इन्होंने बात की रैशनलिज्म और साइंटिफिक अप्रोच की कि इंडिया को इन चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। इन्होंने बात की कि इंडिया शुड एक्सेप्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी। इन्होंने इन सारी चीजों की बात की। एंड ही वॉज द पर्सन हु इज हैविंग वेरी ग्रेट लव फॉर हिज ओन ट्रेडिशन एंड फिलोसफी। हम आगे देखेंगे किस तरीके से उन्होंने इस चीज के बारे में भी बात की। सो आई होप ये समझ आया होगा आपको कि इन्हें क्यों, वाई ही हैज सेड टू बी लाइक फर्स्ट ग्रेट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस पे क्वेश्चंस भी बन सकता है, तो आपको आई होप क्लियरिटी हो गई होगी क्यों कहते हैं हम। दूसरा हम पॉइंट जो देखते हैं वो है सिंथेसिस ऑफ थॉट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। क्यों हम इन्हें कहते हैं कि ही इज द पर्सन हु वाज अ काइंड ऑफ अ सिंथेसिस, जो कि ईस्ट और वेस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज द पर्सन हु नोज डजन ऑफ लैंग्वेज। ही नोज अरेबिक, ग्रीक, Hebrew, Latin, Persian, English, Sanskrit. He knows dozen of language. He is the person who is having not only like idea about his own religion and sects, he is having idea about almost other religion also. He knows other religion. He has studied about Christianity, Islam and every religion. And then he was the person who has also done very intensive study on Western thoughts and culture. इन सारी चीजों के बाद हम देखते हैं कि 1809 में इन्होंने किताब भी लिखी जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथिज्म। सो इस किताब जब ये लिखी इन्होंने, तो इस किताब के माध्यम से इन्होंने लोगों को इनलाइटन करने की कोशिश की। बट उस समय की जो हमारी पॉपुलेशन थी, हार्डली वो एजुकेशन जो था बहुत ही कम था, ना के बराबर मैं कहूंगी। और तब इन्होंने 1814 में हम देखते हैं कि कलकत्ता में आत्मीय सभा
स्टैब्लिश की, क्योंकि इन्हें लगा कि किताब लिख करके तो ठीक है, जो ये चेंज लाना चाहते हैं उससे बहुत कम लोग जान पाएंगे। तो इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था आत्मीय सभा, और जिसका ऑब्जेक्टिव जो था सोशल और रिलीजियस इविल को खत्म करना। कहीं ना कहीं जो आइडियल वर्शिप था उसको टारगेट किया इन्होंने, कास्ट रिजिडिटी को टारगेट किया इन्होंने, मीनिंगलेस रिचुअल्स जो उस समय हो रहे थे उसको टारगेट किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने ट्रांसलेशन किया वेदास का, बेसिक जो उपनिषद थे उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया कि ताकि जो कॉमन पीपल है वो उसको पढ़ सके, सिर्फ एक प्रिस्टली क्लास ही नहीं पढ़े, क्योंकि उस समय जो कॉमन जो पीपल थे उन्हें बंगाली उन्हें अच्छे से आती थी। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को ट्रांसलेट किया इन जितने भी हमारे टेक्सचुअल बुक थे, ताकि कॉमन पीपल खुद से पढ़े, खुद से जागृत हो। आज की हम सोसाइटी पे देखते हैं कि इवन तो हमारा एजुकेशन रेट काफी अच्छा हो चुका है, लेकिन स्टिल आज भी हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत ज्यादा रिलायंट करते हैं। आज की भी जो हमारी सोसाइटी है फेक न्यूज के नाम पे मॉब लिंचिंग तक पहुंच जाती है। आज की जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं आज भी सुनी सुनाई बातों पे ही यकीन करती है और खुद से किताब खोल करके उसको वेरीफाई करने की जहमत नहीं ले पाती है। ही वॉज द पर्सन, देन वी विल सी कि ही हैज एम्फेसाइज्ड थ्रू दिस कि ह्यूमन रीजन बहुत जरूरी है। सो ये जो आत्मीय सभा था उसके जरिए इन्होंने इन सारी चीजों को इनका ऑब्जेक्टिव बनाया और इन सारी चीजों पे बल दिया। उसके बाद हम दूसरा जो हम पॉइंट देखते हैं कि इन्हें जो हम कहते हैं कि ही वॉज द पर्सन हु वॉज काइंड ऑफ अ उसके बाद इन्होंने एक और किताब लिखी, परसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में। उस किताब के जरिए इन्होंने बताया कि हमें ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करना है, ब्लाइंडली हमें वेस्ट से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू कि जो चीज अच्छी है उसे हम इम्बाइब करें, और जो हमारी चीजों में जो अच्छी चीजें हैं उसको हम रखें, और जो अच्छी चीजें नहीं है उसे हम इग्नोर करें। वी ट्राई टू इम्प्रूव इट। सो दिस इज व्हाट ही सेड कि हमें एक न्यू इंडिया की जरूरत है, और वो न्यू इंडिया कैसा होना चाहिए, गाइडेड बाय द रीजन्स। जो भी चीजें सोसाइटी में हो उसके पीछे रीजन हो, इलॉजिकल चीजें ना हो, सुपरफिशियल चीजें ना हो। सो दिस इज व्हाट ही टॉक अबाउट। देन वी विल सी कि इन्होंने बोला कि दुनिया में जितने भी रिलीजन है उस सारे रिलीजन का जो बेसिक जो मैसेज है वो ब्रदरहुड ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट आज भी हम ये छोटी छोटी चीजें हमारे रिलीजन की हमें नहीं पता, हम ब्लाइंडली अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। मेरे रिलीजन को किसी ने गाली दे दी तो हमने उसका मर्डर कर दिया, उसने किसी और के रिलीजन को दे दी तो उसने उसका मर्डर कर दिया। बट मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो आपको इंसानियत नहीं सिखाता है। आज की सोसाइटी में हमें उस जो इंसानियत है उसको जिंदा करने की कोशिश है, एंड दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू अवेकन। 19th सेंचुरी में वो लोगों को रीजन के बारे में बता रहे हैं कि सारे रिलीजन जो है वो भी सिर्फ ब्रदरहुड की बात करता है। सो दिस इज हाउ वी विल सी कि फिर 1828 में इन्होंने ब्राह्मो समाज भी बनाया, और ब्राह्मो समाज का जो हम देखेंगे कि इन्होंने उसके थ्रू ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करने की कोशिश की, सोशल जो ईविल था हमारा, सोशल और रिलीजियस ईविल, उसको खत्म करने की कोशिश की, यूनिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने हिंदू रिलीजन जो था उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश की। मोनोथोइज्म मतलब ही सेड कि वर्शिपिंग वन गॉड, इस पे इन्होंने जोर दिया। सो ये सारे छोटे छोटे स्टेप इन्होंने इसके थ्रू लिए। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो हम देख रहे हैं, ग्रेट थिंकर एंड मैन ऑफ एक्शन। ही वॉज नॉट ओनली अ पर्सन हु थिंक, ही वॉज द पर्सन हु टुक एक्शन ऑल्सो। किस तरीके से? इन्हें हम जो कहते हैं क्रूसेडर ऑफ सती। तो ही वॉज द पर्सन हु क्रिएटेड ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बनाया। लोग जो उनके तरह से सोचते थे उन लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। उन्होंने जाकर के पर्सनली वो घाट पे जाकर के विजिट किया। इवन हम देखेंगे कि ये काउंटर पिटीशन भी डालते हैं जब हमारे राधाकांत देव जो हैं वो गवर्नर को कहते हैं कि आपको हमारे रिलीजन के मैटर पे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो राजा राम मोहन राय इस चीज का विरोध करते हुए काउंटर पिटीशन डालते हैं कि यू शुड टेक सम एक्शन, ताकि जो हमारी सोसाइटी में जो अंधविश्वास है इसको खत्म किया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि ही वॉज द पर्सन हु वॉज स्ट्रॉन्ग चैंपियन ऑफ वुमेन्स राइट। इन्होंने कहीं ना कहीं जो वुमेन का जो सब्जुगेशन था उसको कंडेम किया। उसके बाद जो वुमेन एज ए इंफीरियर माना जाता था उसको इन्होंने अपोज किया, पॉलीगैमी पे अपोज किया। इन्होंने विडो के कंडीशन को सुधारने की कोशिश की। ही टॉक्ड अबाउट द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी की बात की कि औरतों को भी ये देना चाहिए। एंड देन वी विल सी ही वॉज द अर्लीस्ट प्रोपगेटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन।
कैसे, उसको मैं बताती हूँ कि 1817 में जब डेविड हैरिस जो थे वो जब उन्होंने उनकी इन्होंने मदद की और हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया, उसके बाद 1817 में हम देखेंगे कि ये एक इंग्लिश स्कूल ओपन करेंगे जिसमें वो वोल्टायर की फिलॉसफी बताएंगे, पढ़ाई जाएगी उस स्कूल में, एंड साइंस एंड साइंटिफिक नॉलेज पे ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद हम 1825 में वेदांता कॉलेज में भी इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। सो दिस इज हाउ वी विल सी कि ही वाज द पर्सन हु वाज ट्राइंग टू काइंड ऑफ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल कि दे शुड अडॉप्ट मॉडर्न एजुकेशन ऑल्सो। इसके बाद हम अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ये रिप्रेजेंटेटेड फर्स्ट ग्लिमरिंग राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियस ऑफ इंडिया। सो इसके तहत हम देखेंगे जो हमारी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को हम दोनों नजरिए से देख सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि यूनिटी जब तक नहीं होगी तब तक हमारी डाइवर्सिटी का कोई फायदा नहीं है। और जो आज जो हमारी यूनिटी है, ज्योग्राफिकल यूनिटी तो हो गई है, बट कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे हमारी जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड है, कहीं ना कहीं उसमें दरार है। और आज की सोसाइटी में भी रिलीजन, रीजन और कास्ट के नाम पे हम देखते हैं कि यूनिटी एब्सेंट है। एंड दैट इज द रीजन कि हम ये वोट बैंक और इन तरह की चीजों को जो आज इतना बढ़ावा मिल रहा है इसलिए मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आज भी यूनिटी की कमी है। सो ही वॉज द पर्सन हु ट्राई टू यूनाइट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ही सेड कि ठीक है, वी हैव रिलीजियस डाइवर्सिटी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड हेट or we should convert from one religion to another religion. He said if some religion is talking about the good element, then imbibe it in your religion. Take that thing in your religion, adopt it and follow it. Then he talked about the regional diversity also. He said that कि हमें अगर जोग्राफिकली अगर इंडिया बनाना है, एक नेशन यूनिटी करना है, नेशनलिज्म की फीलिंग लानी है, तो हमें रीजन वाइज भी जो है हमें यूनिटी की जरूरत पड़ेगी। देन वी विल सी कि इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम जो है डबल साइडेड इविल है, क्योंकि वो सिर्फ इनइक्वालिटी ही क्रिएट नहीं करता है, वो हडल भी है पैट्रियोटिज्म की फीलिंग को डेवलप्ड होने में। सो दिस वॉज द his thought which he represented. Then we will see कि he was the person who was pioneer of Indian journalism because he knows dozen of languages, I said you already. So he will start writing in different languages. So सबसे पहले इन्होंने बंगाली में लिखा, क्यों? ताकि जो कॉमन पीपल हैं उनकी बंगाली अच्छी है और वो उस चीज के जरिए समझ सकें। सो ही स्टार्टेड कमूदी, न्यूज़पेपर था इनका जो बंगाली में लिखा इन्होंने। उसके बाद हम देखेंगे पर्शियन में भी इन्होंने लिखा, मिरातुल अकबर, किसके लिए? ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के लिए, ताकि वो लोग भी जो हमारे समाज में कमियां हैं उसको पढ़ सकें। देन ही राइट इन हिंदी ऑल्सो, देन ही राइट इन इंग्लिश ऑल्सो, ताकि जो रूलिंग क्लास है उसको समझ आए कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। देन वी विल सी कि किस तरीके से ये साइंटिफिक लिटरेसी जो थी उसको स्प्रेड करने पे जोर देते थे। वुमेन को जो करंट टॉपिक होता था उस टॉपिक पे ओपिनियन देते थे, किस तरीके से उसके बारे में लोगों को जागरूक करते थे। Then we will see the next point, sixth point, initiator of public agitation on political questions. तो किस तरीके से इन्होंने लोगों के बीच में, इन्होंने बाहर जितने भी फील्ड थे जो उस समय ऑप्रेस्ड हो रहे थे, चाहे वो इंडियंस के हाथ हो रहे थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ हो रहे थे, उन्होंने उन सब सारी चीजों पे बात किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया जो ट्रेडिंग राइट था उसको अबॉलिश करने की बात की, उन्होंने टैक्स फ्री लैंड की बात की, उन्होंने बोला कि जो एक इक्वालिटी है, जुडिशियल इक्वालिटी होनी चाहिए इंडियंस एंड यूरोपियन के बीच में, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होना चाहिए, जो कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। सो आप मुझे बताइएगा ये कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। देन वी विल सी कि ही टॉक अबाउट कि किस तरीके से जो हमारा जमींदारी क्लास है वो ऑप्रेस कर रहा है लोगों को, इसके बारे में भी इन्होंने कंडेम किया। सो दिस, देन वी विल सी द लास्ट पॉइंट, बिलीव इन इंटरनेशनलिज्म एंड फ्री कोऑपरेशन बिटवीन नेशन। सो ऐसा कहा जाता है कि ये जो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो बहुत, ही वॉज द पर्सन हु सपोर्टेड लाइक लिबर्टी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, इनजस्टिस का अपोज करते थे, ऑपरेशन का जो ऑपरेस्ड सोसाइटी थी उसको ये अपोज करते थे। इस तरीके से ये जो पर्सनैलिटी थी, इन्होंने एजुकेशन के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की। इन्होंने जो इनके पास जिस तरीके से इनके पास हथियार थे उस तरीके से इन्होंने उस समय की सोसाइटी को जागरूक करने की कोशिश की। ही ट्राई टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ सोसाइटी जो कि रीजन के बेसिस पे डेवलप की जा सके। और आज भी हमें 21st सेंचुरी में भी हमारी सोसाइटी को हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा और हमें रिलीजन के नाम पे नहीं या कास्ट के नाम पे नहीं, बल्कि
रीजन के नाम पे एक न्यू इंडिया क्रिएट करना पड़ेगा। हमें सुनी सुनाई बातों पे नहीं विश्वास करना होगा, हमें खुद से उस चीज को वेरीफाई करना होगा, हमें पढ़ना होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, सो मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो अपने घर पे रहें, पढ़ाई करें, बी सेफ, बी हेल्दी, बी हैप्पी, एंड थैंक यू। एंड आई होप अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।